प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं कामरान शाहिद। कराची की गलियां एक दफ़ा फिर जो है वो टारगेट किलिंग के खून से आलूदा हैं और पाकिस्तान में कराची सिर्फ वाहिद इलाका नहीं है जहाँ ये वायलेंस जो है जो नज़र आता है, क्योंकि रूल ऑफ लॉ नज़र नहीं आ रहा यहाँ पे कहीं। तो जो चाहे जब मन चाहे हरकत कर सकता है इस मुल्क में। दहशत गर्दी से लेके फिरका वारियत से लेके बच्चियों पर हथियार उठाने से लेकर सेक्स के नाम पर लोगों को कत्ल करने तक। कराची आज इसलिए मौजू रहा और मौजू है कि एक दफ़ा फिर 9 से 10 अफराद जो है वो बेदरीग टारगेट किलिंग के हवाले से लिसानियत की बुनियाद पर कत्ल कर दिए गए। मेरे सामने डाटा मौजूद है जो पूरी हुकूमत सिंध और वफाकी हुकूमत की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है कि अगर हम हिसाब लगाएं गुज़िश्ता 9 माह के दौरान टारगेट किलिंग के 229 वाक़यात हुए, 2500 से ज़्यादा लोग जो है उसमें जाँ बहक हो गए। हम बात करेंगे आज इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन और जितनी भी मजहबी जमातें हैं वो आलमी साजिश डिक्लेयर कर रहे हैं बशमूल IG सिंध के। बहुत बड़ी बात है ये। अगर ये आलमी साजिश है दहशत गर्दी पाकिस्तान के अंदर, तो फिर हमारी फोर्सेस क्या कर रही हैं, और अगर ये हुकूमत की नाअहलियत है तो अगले साल किस मुंह से वोट लेने जाएगी सुबह सिंध की गवर्नमेंट और वहाँ के अलाइज जिनमें ANP भी शामिल है, पीपल्स पार्टी तो खैर है ही हुकूमत में, MQM भी शामिल है। इससे पहले कि मैं बाकी के पैनल्स का तारुफ कराऊं, जल्दी से मैं कराची जाना चाहूँगा। हमारे रिपोर्टर मौजूद है, वो हमें बताएंगे कि बेसिकली आज कराची में हुआ क्या। जी बाबा सलीम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी कामरान साहब, मुझे बताइएगा कराची में आज क्या हुआ? टारगेट किलिंग का तसलसल रहा? देखिए जी कामरान साहब, आज दोबारा एक अफसोसनाक दिन था। कराची में 10 शहरी बेगुनाह कत्ल कर दिए गए हैं शहर के मुख्तलिफ इलाकों में। रात 12 बजे से हलाकतें होना शुरू होती हैं और अगली रात 12 बजे तक खून की नदी कराची की किसी ना किसी गली में बहती दिखाई देती है। और पुलिस और रेंजर्स दोनों ही कानून नाफिज करने वाले इदारे कुछ ऐसे खामोश तमाशाई बने होते हैं कि हम खुद परेशान होते हैं कि आखिर शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की बराह रास्त जिम्मेदार जो इदारे हैं वो क्यों आगे बढ़कर काम नहीं कर रहे हैं। कमोबेश इस साल में 2000 से जायद अफराद ऐसे हैं जो मुख्तलिफ वाक़यात में गोलियां लगने से यानी कि फायरिंग के नतीजे में जां बहक हुए हैं। अभी आप प्रोग्राम का जिस वक्त ओपनिंग आपकी स्पीच थी उसमें आपने कहा कि IG सिंध जो हैं वो भी कहते हैं कि आलमी साजिश है। मैं शायद इससे इत्तफाक नहीं करता हूं। IG सिंध कराची सिंध पुलिस के सरबराह हैं, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन इस तमाम सूरत हाल में जो उनका एटीट्यूड है वो इंतहाई अफसोसनाक है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर जिस वक्त हमने उनके सामने माइक लगाए और उनसे जानना चाहा कि कराची के हालात में जो अबतरी है, जो नुक्से अमन की सूरत हाल है, ये क्यों काबू नहीं आती, तो बड़े इत्मीनान से फयाज लगारी साहब का जवाब था कि मैक्सिको सिटी से कम कत्ल होते हैं कराची में। तो शायद अब हम ये समझते हैं कि IG सिंध मैक्सिको के IG बनने के अहल ज्यादा हैं। कराची में उनके बस में नहीं रहा कि शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। कराची का ताजिर, कराची का आम आदमी, कराची में पॉलिटिकल एक्टिविस्ट मुसलसल शोर मचा रहे हैं, इंक्लूडिंग मीडिया। हम भी चीख रहे हैं कि कराची के शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। रोजाना की बुनियादों पर गुज़िश्ता रोज रात 12 बजे तक 24 घंटे पूरे होने पर कराची में 24 लाशें हम कंफर्म कर रहे थे पुलिस को कोर्ट करके कि 24 शहरी कत्ल कर दिए। अच्छा बाबर, मुझे एक बात बताइए कि ये जो 24 लाशों को आप रेफरेंस दे रहे हैं और जो इस वक्त दोबारा लहर उठी टारगेट किलिंग की, इसमें फिरका वारियत का एलिमेंट कितना है, और ये आप समझते हैं टोटल लिसानियत की बुनियाद पर इस वक्त लाशें गिर रही हैं कराची में? कामरान साहब, कराची में 3 बुनियादी वजूहात होती हैं जब भी टारगेट किलिंग होती है। इसमें सियासी पॉलिटिकल अंसर इसमें शामिल होता है, इसके साथ फिरकावारियत होती है और फिर लिसानियत होती है। मौजूदा जो टारगेट किलिंग्स हम विटनेस कर रहे हैं इसमें महसूस ऐसा होता है कि ये फिरकावाराना टारगेट किलिंग्स हैं, क्योंकि 2 मुख्तलिफ तबकात के शहरियों को बराह रास्त फायरिंग का निशाना बनाया जाता है और उसके बाद किसी ना किसी तबके की जानिब से इंतहाई शदीद गमो गुस्से का इजहार, जो कभी गाड़ियों के जलाए जाने की सूरत में और कभी हवाई फायरिंग की सूरत में सामने आता है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि कराची सिंध हुकूमत बशमूल महकमा दाखिला, बशमूल रेंजर्स, बशमूल पुलिस आखिर क्यों आगे बढ़कर काम नहीं कर रही है। बहुत सारी इंटरोगेशन रिपोर्ट। जी आप मेरे साथ रहिएगा। इम्तियाज आलम साहब, सैफ मगर रवा हमारे साथ मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम में फरीद अहमद पराचा साहब मौजूद हैं, शाही सैयद साहब भी ज्वाइन करेंगे और बड़े अहम गेस्ट सुबह सिंध के इस तमाम अलमनाक वाक़े को जो गवर्नमेंट रिप्रेजेंट कर रही है उसके वज़ीर इत्तलात और नशरियात शर्जील इनाम मेमन साहब मौजूद हैं। शर्जील साहब, हमारे रिपोर्टर की बात सुन रहे थे अभी, वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने मज़ाक़ खेस कहा है फयाज लगारी IG सिंध के बयानात को, खासतौर पर उन्होंने सारा मुद्दा जो डाल दिया आलमी साजिश के ऊपर। कब तक जान छुड़ाएगी गवर्नमेंट आलमी इदारों के ऊपर या आलमी साजिश का हवाला दे दे कि अपनी इनएफिशिएंसी से? शर्जील इनाम मेमन साहब, टारगेट किलिंग के हवाले से कराची में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया कामरान साहब। पहली बात ये कि जो कराची के वाक़यात की बात है, बिल्कुल हम भी उतने ही अफसुर्दा हैं और हमें भी उतना ही पेन होता है जितना कि किसी आम शहरी को जो कराची में बैठा हुआ है या कराची में नहीं है। पहली बात मैं आप सब लोगों को ये वाज़ेह कर दूं
कि कराची के जो अगर हालात ख़राब होते हैं, मतलब जब कराची में टारगेट किलिंग होती है और इस तरह की कंप्लेंट्स आती हैं, एक तो जिन लोगों के साथ जिन घरों में ये लाशें गुजरती हैं उनको पेन तकलीफ होती है। दूसरा, अगर सबसे ज़्यादा किसी कोई अफेक्ट हो रहा है तो वो गवर्नमेंट खुद हो रही है, और ख़ासतौर पर जब इस वक्त हमारी गवर्नमेंट है तब हम लोग अफेक्ट हो रहे हैं। तो ये बात तो वाज़ेह है कि गवर्नमेंट किसी भी सूरत में नहीं चाहेगी, किसी भी सूरत में, कि जब उसका इक़्तिदार टाइम हो, चाहे हमारी गवर्नमेंट हो कोई भी हो, जब रूलिंग टाइम हो उस टाइम में जो है कहीं पे हालात ख़राब हों, कहीं पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो और मीडिया समेत आम पब्लिक भी जो है वो क्रिटिसाइज कर रही हो। तो ये एक बात तो ये। अब दूसरी बात, अगर हम नहीं चाह रहे हैं तो फिर क्या प्रॉब्लम है? फिर प्रॉब्लम दूसरा ये है, मैं आपको बताऊं कि ये कराची का जो भी हालात होते हैं, कराची हो या पाकिस्तान का कोई भी एरिया हो, वहां पे जो मेन जिनको फील्ड वर्क होता है वो करना होता है पुलिस और रेंजर्स ने। और ये भी हकीकत है कि पुलिस और रेंजर्स को, हमारा गवर्नमेंट का काम यह कि अच्छे अफसरान को तैनात करें, अच्छे अफसरान की मुख्तलिफ जगहों पर पोस्टिंग्स करें, ताकि वहां पर वो ईमानदारी के साथ, जानबदारी के साथ काम करें। और मैं ये आपको बिल्कुल बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट, ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूं कि हमने अच्छे अफसरान को रखा है और पुलिस और रेंजर्स वो काम कर रही है। उसी का नतीजा है कि इस साल जो है, जो अभी जो साल चल रहा है, इसमें 128 पुलिस अफसरान की टारगेट किलिंग हुई है। अच्छा, रेंजर्स के जवान ने, सुन ले, कर ले इंट्रो लिया है, कंप्लीट कर। तो रेंजर्स के जवान शहीद हुए हैं, रेंजर्स पे खुद जो है वो सुसाइड अटैक्स हुए हैं। और मैं आपको बताऊं कि आज भी मैंने काफी जगहों पे ये फिगर्स दी हैं कि हमने इसी साल कोई 10,800 लोगों को गिरफ्तार किया अलॉन्ग विद द इलीगल वेपन्स। उन वेपन्स में जो है रॉकेट लॉन्चर्स भी थे, उनमें एंटी एयरक्राफ्ट गन्स थी, उनमें दस्ती बम भी थे, उनमें एसएमजीज भी थी। उसके बावजूद उन लोगों को बेल्स मिल गई। अब मुझे बता दें, कुछ चीजें हमें अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी। कहीं रूटीन पे कोई डकैती की वारदात है। शर्जील साहब, आप ठीक, आपने जो स्टेटमेंट दी बिल्कुल ठीक है, फैक्ट्स भी आपके ठीक होंगे, लेकिन ऑब्वियसली हमने तो रिजल्ट देखना होता है ना। आपकी इन तमाम तरह एफर्ट्स के बावजूद अगर 9 माह में 2,500 लोग मर गए तो गवर्नमेंट का जवाब क्या रहने का। लेकिन मैं बाबर सलीम का क्विकली, बाबर सलीम, आप इनकी बात से एग्री करते हैं? वो तो कह रहे हैं रेंजर से लेके पुलिस तक, इक्विपमेंट से लेकर एफिशिएंसी तक गवर्नमेंट ने और गवर्नमेंट के इदारों ने सब कुछ किया है, लेकिन शायद लिसानियत का जिन ही गवर्नमेंट के इख्तियार से बाहर है। बाबर साहब, एग्री करते हैं आप शर्जील साहब से? कामरान साहब, मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिएगा। शर्जील इनाम मेमन साहब एक जीरक सियासतदान है, मैं बड़ी इज्जत करता हूं, इनकी बड़ी कदर करता हूं। मेरे यकीनन कुछ कोशिशें होंगी, लेकिन हकीकत बड़ी मुख्तलिफ है ग्राउंड पे। शर्जील इनाम मेमन साहब यकीनन कम से कम 10 गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड्स लेके कराची की सड़कों पर निकलते होंगे। कराची के तमाम पॉलिटिशियंस, एमएनएस, एमपीएस, आईजी सिंध और दीगर वो तमाम काबिल अफसरान जिनको ये कह रहे हैं कि शहर में तैनात किया गया है। रेंजर्स हेडक्वार्टर पर बम धमाके का इन्होंने हवाला भी दिया। मैं आपको बताऊं, इंतहाई काबिल अफसर कराची के एसपी नॉर्थ नाज़िमाबाद खुर्रम वारिस हैं, जिनके इलाके में यह धमाका हुआ था, और 1 घंटे की ताखीर से खुर्रम वारिस इस धमाके के स्पॉट पे पहुंचे थे। तो फिर जब आम आदमी मरता होगा तो मैं शर्जील इनाम मेमन साहब से सवाल करता हूं कि ये एसपी कितनी देर में पहुंचते होंगे उस स्पॉट पे, और कितनी ताखीर से इन्वेस्टिगेशन शुरू होती होगी, कितने शवाहिद जाया हो जाते होंगे। लेकिन सारा मसला यह है कि वीवीआईपी कराची में सिक्योर रहे, कराची में वीवीआईपी मूवमेंट जो है वो क्लीन रहे। आम आदमी इसका कोई तहफ़्फ़ुज़ करने वाला नहीं है। कमरान साहब, राइट। पराचा साहब, आप एग्री करते हैं? शर्जील इनाम साहब ने एक बात तो बड़ी भले की कही, मैं क्रेडिट देता हूं उनको, ये बात उनकी सही है कि कोई हुकूमत खुद नहीं चाहेगी कि उसके दौर के अंदर लोग मरे और हम बैठ के फिर हुकूमत तनकीद करें, तो फिर ये खुद तो मरवा नहीं रहे। तो इनएफिशिएंसी है, इत्तेहादी इनके बस से बाहर है, या लिसानियत ही बहुत ज्यादा है? शर्जील साहब पे क्या इल्जाम लगाया जाए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी चीजें हैं, नाअहली भी है, और ये चाहें या ना चाहें, इनके सियासी मफादात जो हैं वो एक इस अंदाज के हैं कि ये कुछ नहीं कर सकते। या ये इख्तिदार कायम रखेंगे या ये टारगेट किलर्स को, भत्ताखोरों को ये पकड़ेंगे। अब उन दोनों तरजीहात में इन्होंने पहली तरजीह जो है वो अपने पास रख ली है कि बस हमारा इख्तिदार कायम रहना चाहिए और हमारा इत्तेहाद कायम रहना चाहिए। इसके नतीजे के अंदर अगर कोई बिल्कुल यहाँ लोगों का हो रहा है कत्लेआम, तो कतन कोई परवाह नहीं है। यानी 125 आदमी इन 10 दिनों के अंदर वहां शहीद हुए हैं। ये कोई मरने वाले बेचारे ना कोई भत्ताखोर है, ना कोई कब्जा ग्रुप है, ना कोई गो एरिया वाला है। ये तो सारे गरीब लोग हैं, आम आदमी है, और कोई परवाह नहीं है किसी को, इसलिए कि वो आम आदमी है। आम आदमी की परवाह किसी को क्या होनी है। और ये इकदामात सुना के शर्जील मेमन साहब अपने आप को तो मुतमईन कर लेंगे
लेकिन कराची के शहरियों को मुतमईन नहीं कर सकते कि हमने इतने लोग पकड़े हैं, इतने रेंजर्स वाले जो है वो शहीद हो गए हैं। हम ये समझते हैं। अच्छा पराचा साहब, आपको क्विकली, आपको गवर्नमेंट के साथ साथ इनके इत्तेहादियों पे भी कोई इतराज है? मतलब एएनपी के शाहिद सैयद साहब मौजूद है हमारे साथ, आपको लगता है कि इन्होंने भी कोई इफेक्टिव रोल प्ले नहीं किया लास्ट 4 इयर्स में कराची जैसे कॉस्मोपॉलिटन सिटी के अंदर, और जो हमारा इकोनॉमी का हब है पीस के लिए? सबकी जिम्मेदारी है ना, जो इक्तदार में शामिल है, किसी ने कोई जो है वो इस सारे काम के अंदर शामिल है फत्ताखोरी में या नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो कुछ ये वाकयात हो रहे हैं इसकी जिम्मेदारी तो उस पर आती है। तीनों जमातें यहां भी शामिल है, मरकज में भी शामिल है, इसलिए यहां कोई अपने आप को बरी जिम्मा नहीं कर सकता। फिर आगे वो भी सवालात आते हैं कि ये फिर चल किसके रहे हैं पत्ते, ये कब्जे किसके हो रहे हैं, ये नो गो एरिया क्या है, ये किस तरह से शाहिद सैयद साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? लेकिन पहली जिम्मेदारी तो बहरहाल इनकी है। ठीक है, ठीक है शाहिद सैयद साहब, बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मेरे सामने मौजूद है, तफसीली फैसला कराची बदमनी के ऊपर। उन्होंने कहा कि एएनपी, एमक्यूएम, पीपल्स पार्टी जो है, इन सब के पास मिलिटेंट विंग्स मौजूद हैं जो भत्ते से लेकर टारगेट किलिंग में मुलविस रहते हैं या हैं। आपने अपनी पार्टी का मिलिटेंट विंग जो है वो खत्म किया सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में? शाहिद साहब। कामरान भाई, सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, थोड़ा आपके लिए और पराजा साहब के लिए थोड़ा सा शायद मैं ये बताना जरूर समझूंगा कि इस वक्त मौजूदा वक्त में हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है, और जब हम सिंध हुकूमत के हिस्सा थे तो भी वो भी समझ लो कि हमारा इख्तियार 0% का था। हमारे को अपनी मिनिस्ट्री जो लेबर की मिनिस्ट्री थी उसका सेक्रेटरी और डीजीपी पाकिस्तान पीपल पार्टी की मर्जी से लगता था, हमारे उसको भी इख्तियारात नहीं था। वो नए इख्तियारात की वजह से ही हमने मिनिस्ट्री छोड़ी है और हमने इसके साथ इत्तेहाद जो ऑर्डिनेंस आया था उसकी वजह से हमने इत्तेहाद भी खत्म किया। तो अब तो एक लेवल हमसे हटा दे कि हम हुकूमत के इत्तेहादी, मैं सिंध में कम अज कम इसके साथ इत्तेहाद में हूँ। मरकज की और उस सूबे की बात, वो बात की बात है उसमें साहब कुछ हफ्ते पहले तक तो आप इत्तेहादी थे ना, जब कराची में लाशें गिरी थी। मेरी बात, मेरी मेहरबानी से वो मुझे पता है, मुझे आप ये कुछ हफ्ते था या कुछ घंटे था, मैं तो आपको एग्री कर रहा हूँ ना, मैंने खुद ही जब बता दिया कि मैं कुछ दिनों से अभी नहीं हूँ, लेकिन कुछ दिन पहले था। जब था वो भी मैंने अपना पोजीशन क्लियर कर दी। अब उसको मानो या ना मानो ये आपकी मर्जी है। अब मौजूदा जो सिचुएशन है इसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपसे बात करना चाहता हूं कि जैसे फरीद पराजा साहब कहता है या कोई भी कहता है या जो आपका सलीम बाबर कहता है, शर्जील मेमन, सब लोग अपने अपनी जगह पे स्टेटमेंट सही दे रहे हैं। आखिर इस अच्छा जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया हुआ है कि उसमें सारी पार्टियों ने मिलिटेंट विंग रखा हुआ है, मैं इसको एग्री नहीं करता हूँ इसमें। अच्छा और कई पार्टी एग्री नहीं करता, लेकिन उसके बावजूद भी मैं एग्री करता हूँ, नहीं करता हूँ मगर एग्री करता हूँ। वो क्यों? इसलिए करता हूं कि अगर मिलिटेंट विंग है, मेरे पास खुदा की वजह से नहीं है, खुदा उस पार्टी को तबाह और बर्बाद करे जो मिलिटेंट विंग रखे, मैं यहां तक बोलता हूं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर है, जब सुप्रीम कोर्ट और किसी बात का प्रूफ है तो उसके खिलाफ हल ये है कि बजाय बातों के न करे, मैं लिख के देने को तैयार हूं। आपके तवज्जो से पूरा पाकिस्तान बाकी दुनिया को बताना चाहता हूं, मैं हल्फिया बयान खुदा को हाजिर नाज़िर जान के कहता हूं कि मेरे घर से, मेरे पार्टी से उनके खिलाफ इदारे ऑपरेशन शुरू करे, और अगर फिर भी न करे तो इसका मतलब है कि मेरे पास मिलिटेंट विंग नहीं है, मुझ पे इल्जाम है, और जिसके पास है उससे ये लोग डरते हैं, ये मसलहत करते हैं, तभी उसके खिलाफ। अच्छा, मेरे साथ ही रहे, मेरे साथ ही रहे शाहिद साहब, मेरे साथ ही रहे। शर्जील इनाम मेमन साहब, वो कौन लोग हैं जिनसे आप डरते हैं और जिनके मिलिटेंट विंग्स भी हैं, उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते? ये आपके मुंह पे आपको कह रहे हैं शाहिद सैयद साहब जी। अच्छा बात सुनने देखिए, इदारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पाकिस्तान पीपल पार्टी, एमक्यूएम, एएनपी ने लिख के दिया हुआ है कि अक्रॉस द बोर्ड ऑपरेशन करे। जी तो जी क्यों जी नहीं कर रहे? इदारों से पूछो। जी शर्जील साहब जवाब दे रहा। जी जी मैं वही जवाब दे रहा हूं कि मेरा जवाब जो है वो शाहिद सैयद साहब के लिए भी है, और फिर वही जवाब और फिर सवाल जो है जो बाबर साहब हैं हमारे दोस्त यहाँ कराची के, उनके लिए भी है। पहली बात ये कि इन 4.5 सालों में पहले तो आके गवर्नमेंट का, पुलिस को, रेंजर्स का हम एहतसाब करेंगे ना, ठीक है, लाशें गिर रही हैं, हमें बिल्कुल उसमें अफसोस भी है, कोशिशें भी कर रहे हैं, लेकिन एक एहतसाब इस तरह करें कि 4.5 साल में आप ये पूछें कि पुलिस और रेंजर्स ने क्या किया, वो मैं आपको जवाब देता हूँ। इन 4.5 सालों में जितनी बड़ी तादाद में दहशतगर्द, टारगेट किलर्स, भत्ताखोर इस गवर्नमेंट ने गिरफ्तार किए, इससे पहले नहीं थे। आप यही बाबर साहब से पूछें, क्या आप इस चीज को मानते हैं कि जो गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ टारगेट किलर्स गिरफ्तार किए थे, आप भी उन टारगेट किलर के नामों से वाकिफ होंगे, क्या वो वाकई बदनाम जमाना टारगेट किलर हैं या नहीं है? वो टारगेट किलर थे, लेकिन उनको कोर्ट ने उनको जमानतें दे दी। पुलिस ने, रेंजर्स ने, मैं आपको बताया कि 10,800 हमने लोगों को गिरफ्तार किया कामरान साहब, जिनके साथ हमने वेपन्स पकड़े गए। उन वेपन्स में रॉकेट लॉन्चर्स भी थे, दस्ती बम भी थे, एंटी एयरक्राफ्ट गन भी थी।
अब जिसको एंटी एयरक्राफ्ट गन के साथ गिरफ्तार करो और उसको कोर्ट्स अगर जमानत दे दें, बोले सबूत लेके आओ। अब मुझे ये बताएं, बात सुने, पूरी दुनिया में अगर आप अमेरिका में, मैं उस तरह मिसाल नहीं दे रहा, अमेरिका में अगर आप ड्राइव कर रहे हो कि गाड़ी में या कहीं से भी जा रहे हो, अगर आपके पास से वेपन निकलेगा तो आपको पुलिस क्या करेगी? गिरफ्तार करेगी। वहां के क्या जज ये पूछेंगे कि पुलिस है कि भाई तुमने ये जाली वेपन रखा है या असली वेपन रखा है, सबूत लेके आओ। अगर आप कहीं रोड पे वॉक कर रहे हो और रात के अंधेरे में आपके पास सिर्फ एक पुलिस वाला आपको चेकिंग में हथियार पकड़ता है, तो आपको फिर क्या जमानत पर रिहा कर देंगे दूसरे मुल्क में? हमारे पास अनफॉर्चुनेटली जो मैं बात कर रहा हूं कि हमारे पास उन पुलिस और उन रेंजर्स के जिन जवानों ने, मैंने बताया 10,800 अफराद एक साल में गिरफ्तार हुए, ठीक है, उनमें से 80% को जमानतें हो गई। शर्जील साहब, ये आपका पॉइंट आ गया। कामरान साहब एक लम्हे सिर्फ मुझे जी बोले फिर मैं ब्रेक में जा रहा, फिर इम्तियाज आलम साहब के पास आना। जी, एक छोटी सी चीज सिर्फ इतनी कि कोर्ट्स को बराह रास्त ये कहना कि कोर्ट्स ने जमानत दे दी, शायद ये मुनासिब नहीं होगा। शर्जील इनाम मेमन साहब, कराची पुलिस की नाकिस तफ्तीश और नाकिस तहकीकात, ये वो बुनियादी वजूहात हैं जिसकी बिना पर मुल्जिम को फायदा पहुंचता है। कोर्ट्स बराह रास्त जमानत नहीं देती, पुलिस नाकाम होती है एविडेंस प्रोवाइड करने में, जिसके बाद ये मुल्जिमान बाहर आते हैं और फिर उसी शेल्टर में काम करते हैं जिसमें आप और मैं जानते हैं कि कहां काम हो रहा है। मैं एक ब्रेक पे जाऊंगा, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल छोड़ जा रहा हूं कि आईजी सिंध, जमात इस्लामी, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की मजहबी जमातें, उनका ये कहना है कि ये सब फजूल बकवास बात है कि कराची के अंदर हुकूमत ये कर रही है, इत्तेहादी ये कर रहे हैं। सबसे बढ़ के बात ये कि ये आलमी साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ। इम्तियाज आलम साहब जो हैं वो आलमी, क्योंकि बैनुल-अक़वामी अमूर के हम लोगों को माहिर समझते हैं, उससे पूछने की कोशिश करेंगे कि साजिश क्या हो सकती है, और वापस बाकी के पैनलिस्ट के साथ ब्रेक के बाद। इस प्रोग्राम दोबारा खुशामदीद कहते हैं। कराची में टेरर किलिंग के हवाले से बात चल रही है, लेकिन ऑब्वियसली पूरे पाकिस्तान जो है वो इंतहा पसंदी, इंतहा पसंद ज़हनों की लपेट में है। इम्तियाज़ आलम साहब भी हमारे साथ मौजूद है। इम्तियाज़ साहब, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्टेटमेंट ये है कि इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की कॉन्फ्रेंस भी आज हुई, उन्होंने कहा दहशत गर्दी जो है वो आलमी साजिश है, हमारी मजहबी जमातें, उनका मौक़िफ़ भी यही है। और आज तो खैर आईजी सिंध ने भी ये बात कह दी कराची की टेरर किलिंग के हवाले से। आलमी साजिश कौन करता है हमारे खिलाफ? इजराइल है, इंडिया है, अमेरिका है? देखिए, हमारे उलमा को अपनी जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। ये अब इस्लाम का प्रचार नहीं करते, ये फ़िरके का प्रचार करते हैं। अब मुसलमान कम रह गए हैं, फ़िरके के लोग ज़्यादा हो गए, और उसमें अदम बर्दाश्त इंतहा पे है और मुसल्लह हो गए। और ये सिर्फ फ़कत शिया सुन्नी का मामला नहीं, तकफीरी हजरात हैं, देवबंदी हजरात हैं, बरेलवी हजरात हैं, अहले सुन्नत वाले हैं, और उसमें तरह तरह के फ़िरके और ग्रुप्स हैं, और उनके अंदर फिर आगे से ग्रुप्स हैं। ये जो धंधा बन गया है कब्ज़ागिरी का और डरा के धमका के अगवा बराए तावान का, ज़मीनों पे लैंड ग्रैबिंग का, अब इसमें फ़िरका परस्त जमातें काफ़ी सवाब कमा रही हैं और काफ़ी पैसा कमा रही हैं, और उनके मकामी ज़राए पैदा हो गए। जो मस्जिद कभी शहर की और कम्युनिटी की और गाँव के कंट्रोल में होती थी और मौलवी साहब को रखने और निकालने का हक मकामी लोगों को होता था, अब वो ख़त्म हो गया। अब मस्जिद आज़ाद हो गई है, वहाँ पे फ़िरक़े का लीडर आ गया है, 5 बंदूकों वाले उसने साथ बैठा लिए हैं, और वो जो मकामी आबादी डरती है उस मौलवी साहब से गुफ्तगू करते हुए। पहले यही सब फ़िरक़े थे, लेकिन फसाद नहीं था। उसकी वजह क्या था? समाजी कंट्रोल था मस्जिद पे। जो कराची का मामला है उसमें तरह तरह के फैक्टर्स हैं, नस्लियाती फैक्टर है, उसमें सियासी जमातों फ़िरका परस्ती का भी है। लेकिन अब मैं कहने जा रहा हूँ कि नस्लियाती तफरके का दौर कम होता जाएगा, होता जा रहा है, और फ़िरके की तफरीक और फ़िरके की खाना जंगी का दौर बढ़ता चला जाएगा। ये शुरुआत है। 500 लोग मरेंगे कराची में, मुमकिन 1000 मरें, मुमकिन लाहौर में काम शुरू होगा, ये भावलपुर में होगा, मुल्तान में होगा। ये जो बीज बोए गए हैं पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद, और जो हमने फ़िरका वारियत को हवा दी, उसका खमियाजा है जो अब हम भुगतने जा रहे हैं। ये अब सिंपल लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं रहा। कोई हुकूमत, कोई पुलिस, कोई इंतजामिया इसे अब कंट्रोल नहीं कर सकती। ये कह रहे हैं जी अदलिया ने छोड़ दिया, ये पुलिस बड़ी ज़बरदस्त थी, ये सब अपनी जगह, ये सब हकायक होंगे कि पुलिस की कारकर्दगी भी कमज़ोर है, वहाँ पे अदलिया की कारकर्दगी भी। ये फिर पीपल्स पार्टी वाले क्यों नहीं लाए, एंटी टेररिज्म एक्ट क्यों नहीं लेकर आए दहशतगर्दी को रोकने के लिए? सही। इन्होंने क्यों अभी तक इससे उलझाया हुआ है मामले को? फिर ये जो है काम, ये जो क्रिमिनल और कब्जा ग्रुपों का और भत्ता माफिया का और लैंड ग्रैबर्स का जो मामला है, ये मकामी पुलिस के बगैर नहीं होता। थाने बिकते हैं, वो उसमें शामिल होते हैं। लेकिन इम्तियाज़ साहब को ये बिल्कुल फजूल बात लगती है आलमी साजिश की बात करना। देखिए, ये लोग धोखा दे रहे हैं।
कौन? ये उलमाए कराम अपने गिरेबान में झांके कि ये कितनी फिरका परस्ती करते हैं, ये मस्जिद और मिंबर को कितना गलत इस्तेमाल करते हैं दूसरों के खिलाफ। कभी शिया सुन्नी शादी होती थी, अब बंद हो गई। एक तरफ ये सुन्नी तहरीक वाले कहते हैं दहशतगर्दी के खिलाफ तहरीक चलाओ और इन्हें पकड़ो, दूसरी तरफ कादरी इनका हीरो है। ये जो रसाइल छापते हैं, आप जाके इनका लिटरेचर तो पढ़े, हर जमात का, हर जमात के लिटरेचर में दूसरा काफिर है। और अब वहाँ पे हमारे मदारस में कभी कम अज़ कम जो है एक अच्छा एक दरस तदरीस का सिलसिला अच्छा था जो बिल्कुल खत्म हो गया। अब तो दरस निज़ामी में आप इस सब में जमात इस्लामी को इंक्लूड करते हैं या नहीं? जमात इस्लामी वैसी फिरका परस्त नहीं है, लेकिन दूसरे जमात इस्लामी को फिरका समझते हैं। इन्होंने बंदूक को नहीं रोका है, इन्होंने तशद्दुद को, दहशतगर्दी की मजम्मत नहीं की है। ये आज भी तालिबान के हामी हैं और आज भी ये मलाला पर हमले को जायज़ करार देते हैं या मलाला के खिलाफ मुहिम चलाते हैं, उस मासूम बच्ची के खिलाफ। इन्होंने लाइन नहीं खींची है। अब जो पेशावर में मुफ्ती साहब का कत्ल हुआ, जिन्होंने कहा कि दहशत की जो सुसाइड बॉम्बिंग है, यानी खुद को एक्सप्लोड करना, क्या कहते हैं उसे, यही कहते हैं खुद के हमला जो है, ये नाजायज़ है इस्लाम में। उन्हें शहीद कर दिया गया। ये उलमाए कराम पोजीशन लेने के तैयार नहीं है। मौलाना फजल रहमान पोजीशन लेने के तैयार नहीं है, डरते हैं। साथ वो समझते हैं कि इस तरह वो पोजीशन लेकर वो वोट ले लेंगे। मैं समझता हूं कि इन उलमाए कराम के घरों पे भी हमले होंगे। मुझे अफसोस है कि मुझे बड़ा सदमा है कि जमात इस्लामी के साबिक रुकन असेंबली के घर पे कल बम चला है। ये मौलाना फजल रहमान पे कातलाना हमला हो चुका है, वो मरते मरते बचे हैं। मैं उनकी दुआ गो हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ऐसी आग है। और इस पुल पे रहने वालों को जो तकफीरी हजरात हैं जो कि अलकायदा के साथ हैं और तालिबान के कुछ हिस्से के साथ हैं, वो कहते हैं ये दारुल हरब है, इसमें प्राजा साहब को मारना भी जायज़ है, इसमें मौलाना फजल रहमान को मारना भी जायज़ है, इसमें इम्तियाज आलम को मारना। ठीक है प्राजा मैं साहब, कह रहा हूं कि ये जो खौफनाक बात है ये इतनी आगे चली गई है, इसमें उलमाए कराम किरदार बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसमें जमात इस्लामी बहुत अच्छा किरदार अदा कर सकती है। प्राजा साहब, आपने अगर मैं इसको समअप करूं तो वो किरदार अदा नहीं किया माशरे में से इंतहा पसंदी खत्म करने में, जो एक आइडियल मजहबी सियासी जमात को करना चाहिए था। क्योंकि कराची में भी आप स्टेक होल्डर हैं, आप पूरे पाकिस्तान में स्टेक होल्डर हैं। जी प्राजा साहब। अच्छा, एक तो खैर इम्तियाज आलम साहब मेरे दोस्त हैं, मालूमात इनकी बहुत कम है और जो आपकी दोस्ती की वजह से मेरा ख्याल वो बहुत जी चले मैं बात कर लूं, बहुत मफरूजात पर ये सारा कर रहे हैं। जहां तक कोशों का ताल्लुक है वहां से मैं बात शुरू करता हूं। आज इस्लामाबाद में, मैं इस्लामाबाद में इसी वजह से मौजूद हूं कि मिली यकजहती कौंसिल की कॉन्फ्रेंस हुई है। ये आलमी इत्तेहाद उम्मत कॉन्फ्रेंस है और हजारों की तादाद में उलमा हर मकतबा फिक्र के, यानी जिनमें अहले तशय्युअ भी हैं, जिनमें अहले सुन्नत भी हैं, जिसमें अहले हदीस भी, तमाम मकातब फिक्र, देवबंदी, बरेलवी सारे मौजूद है। इसलिए ये बात जो है ना जी किसी तरह से भी ठीक नहीं है कि फिरका वारियत है ये या फिरका वारियत बढ़ गई है। फिरका वारियत बड़ी होती तो गली मोहल्ले के अंदर होती। यहां तो लोग एक दूसरे के साथ कारोबार मिलके कर रहे हैं, गली मोहल्ले में मिल के रह रहे हैं। कहीं फिरका परस्ती पर मबनी आपको कॉन्फ्रेंस से नहीं मिलती। जो कुछ ये चीजें हैं ये दहशत गर्दी है और ये दहशत गर्दी की वजह से ही ये बात भी कही जाती है कि इसके पीछे आलमी साजिश है। मैं नहीं ये कहता कि आलमी साजिश वाले आके यहां कर रहे हैं, कोई भी उनका इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन मकासद उनके पूरे हो रहे हैं। इसलिए कि आलम इस्लाम को शिया और सुन्नी में तकसीम करना, ये इससे पहले ईरान और इराक की लड़ाई करवाई गई और ये एक वो मकासद हैं कि जिन मकासद के तहत इसकी कोशिश होती रही है, अब भी हो रही है। इसलिए वो कह रहे हैं आप थोड़ा एग्जैजरेट कर दिया, पाकिस्तान के हालात इतने खराब नहीं है। अगर ये हजरात फिरका परस्ती से तौबा कर ले और इसलिए राजा साहब मैं दोबारा आ रहा हूं वापस, इंसाफ पसंद आज जी मुझे मैं जरा कर लूं फिर अच्छा जल्दी क्विकली कर ले, मेरे शर्जील साहब के पास भी जाना है। जी मैं ये 2 मिनट, मैं सिर्फ 1 मिनट लूंगा कि कराची में 25 साल से ये मसला जारी है, हजारों लाशें उठ चुकी हैं। फिरका परस्ती की अगर बात या कोई ये इल्जाम आया है या ये कोई सिलसिला शुरू हुआ है तो ये तो इसका 6 महीने भी मुद्दत नहीं है। इससे पहले जो है वो पत्थों पे, अब भी पत्थों पे सारी लड़ाई हम पूरे ओवरऑल पाकिस्तान की बात करें। प्राचा साहब, सारे मामले से ये आपकी बात सही है,
भत्ते का कोई ताल्लुक? आदमी पैरोल पे रिहा हुए हैं, उनमें पता नहीं कितने एमएनए बन चुके साहब हैं। सिर्फ कराची ही की बात नहीं, पूरे पाकिस्तान की इंतहा पसंदी और उसमें दहशतगर्दी के हवाले से बात हो रही है। इम्तियाज साहब आपने एग्जैजरेट किया, अगर मैं इनकी बात का वो निकालूं, देखिए उनकी कॉन्फ्रेंस में शिया सुन्नी सब आए हैं। नहीं, मैं समझ गया आपका पॉइंट सर, मैं आपका पॉइंट समझ गया, बिल्कुल समझ गया जी। देखिए, सिर्फ फिरका वाराना तशद्दुद और दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी नहीं है, नस्लियाती भी है, गुंडागर्दी भी है, भत्ता खाने वाले ग्रुप भी हैं, ट्राइबल भी है, फ्यूडल भी है, और बदमाश अनासर का सियासत में आना भी है। ये सब बातें हैं। लेकिन जो मैं कहने जा रहा हूं कि ये प्राचा साहब सही कह रहे हैं कि जो पिछले 25-30 साल से मामला है वो नस्लियाती रहा है। मैं एएनपी को कहना चाहता हूं कि आपने जो आता है उससे गले लगाते हैं कि पख्तून है, और एएनपी वालों को मैं बता दूं कि उनके हाथ से कराची पख्तून निकल जाएगा। वहां पे तालिबान आ गए हैं और वो और सैयद साहब जो है उन्हें कराची छोड़ना पड़ेगा। इसी तरह मैं कह रहा हूं कि महाजरों में जिस तरह तकसीम की गई है, शिया सुन्नी की ये की जा रही है, उसके नतीजे में एमक्यूएम की हालत भी वैसी नहीं रहनी है। सिर्फ मैं वार्निंग दे रहा हूं कि ये जो नस्लियाती तफरीक वाली बात थी, उसमें एक गहरी बड़ी तफरीक जो मुल्कगीर है वो फिरका वाराना है। इसमें सऊदी अरब भी शामिल है, इसमें ईरान भी शामिल है, इसमें अरबों रुपए खर्च किए गए हैं। वो लिटरेचर आया है, मैं दावत देता हूं कि मैं लाता हूं लिटरेचर इन सब जमातों का जी, और वो जमातें दूसरे नाम रखकर अब आज भी इनके इजलास में शामिल हुई हैं। ये क्यों नहीं उन जमातों को रोकते, हर जगह शामिल कर लेते हैं। यहाँ पे दूसरी पार्टियां भी हैं जो उनके साथ अलायंसेस कर रही हैं, जो पार्टियां बैन हैं वो नए नाम रखती हैं, उनका फिरका वाराना लिटरेचर है। अब इसका मैं दावा देता हूँ जमात इस्लामी को, मौलाना फजल रहमान को, कि ये वो सारा तलब करें लिटरेचर, उसके बारे में ये मिली यकजहती कौंसिल फतवा दे कि ये नाजायज़ है, ये मुसलमानों को तकसीम करने की साजिश है। इस आलमी साजिश समझने से, अगर ये आलमी साजिश है तो इसके लिए उलमाए कराम क्या करें? ये अपने जय्यद उलमा का एक कमीशन बनाएं, वो इन तमाम जमातों के और फिरकों के जो लिटरेचर आ रहे हैं नफरत पे मबनी, उन सब पर बंदिश लगाएं, ठीक है, ताकि मुसलमानों में तफरका पैदा न हो। शर्जील इनाम मेमन साहब, जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब, साबिक गवर्नर सिंध भी, साबिक वजीर दाखिला भी, उन्होंने आप लोगों की हालत इज़ार देखते हुए, आपसे मुराद गवर्नमेंट की हालत इज़ार देखते हुए ये कहा है कि गवर्नमेंट तो कुछ कर नहीं सकती, वहां पे पुलिस पोलिटिसाइज हो चुकी है, ब्यूरोक्रेसी पोलिटिसाइज है, पार्टीज के आगे खिलौना बनी हुई है, तो यहाँ पे ऑपरेशन ही कराची में होना चाहिए। तो मोइनुद्दीन हैदर साहब की बात से एग्री करेंगे आप, ऑपरेशन वाहिद हल है कराची का? शर्जील साहब देखिए कामरान साहब, ऑपरेशन इससे पहले भी हो चुके हैं, पहली बात तो ये है, और उन ऑपरेशन से भी कोई खातर ख्वाह रिजल्ट नहीं आई। बात यह है कि इस बात को, जिस तरह आईजी साहब की बात को कोट किया गया, तो मैं भी इस बात को कहता हूं कि बिल्कुल ये चीजें हैं कि यहाँ पे बैरूनी हाथ इन्वॉल्व हैं। अब ये नहीं कि बैरूनी कोई आके किसी और मुल्क का आके शख्स यहाँ पे कर जाता है, वो लोग यहाँ के लोगों को पैट्रोनाइज करते हैं, यहाँ के लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये भी हकीकत है कि जिस तरह जमात इस्लामी के साहब बैठे हुए फरीद पराचा साहब, कि कराची में असले का कल्चर जमात इस्लामी ने इंट्रोड्यूस करवाया। कि जब इस्लामी जमात तलबा थी उस दौर में यहाँ पे असले यूनिवर्सिटीज़ में हंगामा आ रहे हैं, ये चीज़ें हुई। लेकिन मैं भी उनको, अब मैं नहीं कह रहा कि जमात इस्लामी उतनी एक्टिव है या क्या है, लेकिन ये कल्चर इधर से स्टार्ट हुआ। हम बात तो करते हैं, आज जमहूरी गवर्नमेंट है, ये सारी चीज़ें हमें फेस करना पड़ रही हैं, हम पे एलिगेशंस भी लग रहे हैं, सब चीज़ें, लेकिन ये जनरल ज़ियाउल की नाकस पॉलिसी थी जब इस मुल्क में क्लैशनकॉफ और हीरोइन कल्चर इंट्रोड्यूस किया गया। उस वक्त अगर वो आइंदा की जनरेशन के लिए कुछ सोचते, कि आज वही जनरेशन हम और आप है ना जो इन चीज़ों को फेस कर रहे हैं, जो कराची में बैठे हुए हैं या कराची से बाहर। दहशतगर्दी सिर्फ कराची में नहीं हो रही, दहशतगर्दी बलूचिस्तान में भी हो रही है। आज भी खैबर पख्तूनख्वा में एएनपी की एक खातून एमएनए की गाड़ी पर फायरिंग हुई है। पंजाब में मुख्तलिफ किस्म के वाकयात हो रहे हैं। पंजाब में अगवा बर तावान, वहां कहा जाता है कि वहां पे तालिबान जो है वो अगवा बर तावान के पैसे ले रहे हैं, वहां पे भी सारी चीजें। तो ये पूरे मुल्क में सिस्टम जो है, ये इस चीज को एक बस फिर आप और मैं मिलके, आप और मैं जी, सुन ले कामरान साहब प्लीज, कामरान साहब प्लीज, जी प्लीज मेरी कंप्लीट कर दें। जी अच्छी बात है ना। अब बात देखिए, कराची सूट क्यों करता है सबको? क्योंकि थिकली पॉपुलेटेड एरिया है, 2 करोड़ से ज्यादा की आबादी है। ये कोई वाना वजीरस्तान नहीं है कि मुख्तलिफ किलोमीटर पे लोगों की आबादियां हो। यहाँ पे घर घर से जुड़ा हुआ है। एक अगर आप 80 फुट की है तो 80 फुट की बिल्डिंग है जिसमें जो है 6 स्टोरीज बनी हुई हैं। यहाँ पे किसी भी चीज को उस तरह करना इतना आसान नहीं है। कराची को डीवेपनाइज करना है, उसके लिए मैं बता रहा हूँ, उसके लिए जो गवर्नमेंट करी। अभी हमने चंद दिन पहले, पुलिस की बात हो रही थी, चंद दिन पहले हमने यहाँ पे एक बहुत बड़ी असले की खेप पकड़ी है
जो कि यहाँ पे आ रही थी, जिसमें क्लैशनकोव्स थे, बम थे। साहब, मैं ब्रेक के बाद दोबारा आपके पास आ जाऊं, अगर आपको, या आपने जवाब सारा अपना दे दिया। आपने तो पूरा पाकिस्तान जो है बता दिया कि आप मिलकर रोते हैं। अब इस प्रोग्राम के बाद भी आपने बताया बलोचिस्तान, पंजाब, सारी जगह के हालात आपने बता दिए खराब हैं, तो चले मिलकर रोते हैं। लेकिन इस वक्त तो बात ये कर रहे हैं कि इस रोने, जो असल लोग रो रहे हैं वो कब तक रोते रहेंगे? आपकी गवर्नमेंट के जाने के बाद तक भी क्या हालात ठीक होंगे या नहीं होंगे? और जमात इस्लामी के प्राचा साहब का कमेंट लेंगे। आपने उनसे कहा कि असला कल्चर कराची में इन्होंने शुरू किया। प्रोग्राम वापस आते हैं ब्रेक के बाद। इस प्रोग्राम में दोबारा वार्म वेलकम। शाही सैयद साहब दोबारा ज्वाइन किए। इम्तियाज साहब, आपने शाही सैयद साहब के मुतालिक एग्जैक्टली क्या कहा था कि पार्टी के मुतालिक रिस्पॉन्ड करेंगे उसको? मैं जितनी पार्टियां नस्लियाती बुनियाद पे कायम जी, और वो सेकुलर भी हैं लेकिन नस्लियाती तंगनजरी का शिकार भी है, ठीक है, वो हर बंदे को अपनी नस्ल के या अपनी कौमियत के गले लगाना, हर तरह के बंदे को लगाना बंद कर दे। ठीक है। मैं क्यों क्या कह रहा हूं कि शाही सैयद साहब को पता हो कि तालिबान वाले कराची पहुंच गए हैं, वो शाही सैयद साहब को वहां रहने नहीं देंगे। इसी तरह एमक्यूएम वालों को मैं कहता हूं कि आप भी गौर करें, आपको जो शिया सुन्नी की बुनियाद तकसीम करने की जो कोशिश हो रही है, ठीक है, पीपल्स पार्टी वालों को भी कहता हूं, ये जो तीनों पार्टियां हैं, ये एक तरह की इनमें एक नजरियाती हमांगी हो सकती है, ठीक है, बशर्ते कि ये दहशतगर्दी के खिलाफ और तशद्दुद के खिलाफ एक मुत्तफिका पोजीशन ले। ये नहीं है कि मेरा पश्तून जो टारगेट किलर है वो बचा दो या मेरा महाजर किलर बचा दो। शायद साहब, अपना पश्तून टारगेट किलर नहीं बचा सकते आप अगर आपने कराची को आगे लेके जाना है पाकिस्तान को। जी शाहिद साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये बहुत अहम सवाल है मेरी पार्टी और मेरे बारे में, ठीक है? मैं इम्तियाज आराम साहब को अप्रिशिएट करता हूँ, इसकी सारी बातों को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ और इसको बोलूँगा इतना अच्छा अगर बोलेगा तो ये भी बाचाहन कर जेले काटेगा। हमने इन्हीं बातों पे जो आज ये कह रहा है, ये हमारे बड़ों ने कही थी कि ये इंतहा पसंदी है, दहशतगर्दी है, हमने तरतीबें काट दी। इसने आखिर में जो जुमला के हर पख्तून को एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, पूरे पाकिस्तान सुन ले, जो क्रिमिनल लोग ऐसे हैं और मेरे पास प्रूफ है जो मैं हल्फिया भी करता हूँ, साबित भी कर सकता हूँ। अगर मुझसे कोई ऐसा अदालत पूछे कि मुझे सेफ्टी दे तो मैं बता दूंगा कि मैंने उन लोगों की जब कंप्लेन की कि ये लोग गलत काम कर रहे हैं तो उन लोगों को मेरा मोबाइल ऑन करके मेरी बातें सुनाया। जब इदारे यहाँ पे इस किस्म के काम में मलवस हो जाए तो लिहाजा इसको कंट्रोल करना मुमकिन नहीं, नामुमकिन हो गया। जो लोग मेरा नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरे पास कोई पुलिस फोर्स नहीं है कि मैं घर से झंडा उतारूं। मैंने फ्री अपॉइंट 2007 से आप मेरी स्टेटमेंट सुनते होंगे कि मेरे घर से ऑपरेशन शुरू करो। मैंने अभी आपकी बात को बोला कि आपकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मैं नहीं कंडेम करता हूँ, लेकिन मैं मानता हूँ, इसलिए मानता हूँ कि आ जाओ, अगर मैं इतना बुरा हूँ तो मेरा ऑपरेशन करो, मुझे अरेस्ट करो, मेरे घर से शुरू करो, मेरे पार्टी से शुरू करो, मेरे कौम से शुरू करो। मैं तो आपको ग्राउंड रास्ता दे रहा हूँ ना कि बुराइयों का हल फिर उसका ऑपरेशन। मैं तो बोल रहा हूँ। अगर दूसरी बात कि जिस तरह से कहा, जैसे कई लोग हैं कि हमारे झंडे को मिस यूज करते हैं, मुझे पता है, मेरा दिल जलता है, मेरी पार्टी चलती है, मेरा पुराना वर्कर चलता है, मैं उसको गले नहीं लगाता हूँ, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी भी क्रिमिनल को मैं हाथ रखूंगा वो मेरे गले में आएगा। मेरी जिंदगी में मैंने ये खुद देखा है कि कई पार्टियों ने जो अस्करी विंग रखे वो विंग उनके खुद गले पड़े हुए हैं। लिहाजा मैं कभी बादशाह के पैरोकार ऐसी गलती नहीं करूंगा। जिस तरीके से मैंने ये बात की कि मैं बत्ते को माँ बहन का बाड़ा समझता हूँ, मैं मुझे और मेरी पार्टी को, मेरे खानदान को खुदा तबाह बर्बाद करे कि अगर मैं किलिंग पे हाथ रखूं, बदमाश पे हाथ रखूं। मैंने नहीं रखा, एजेंसियों ने, कुछ बदमाशों ने मेरे नाम को यूज किया, खुदा उनका बेड़ा गर्क करे, मैं नहीं हूं। शाहिद सईद साहब का बड़ा जबरदस्त पॉइंट इस पे आ गया। इससे पहले कि प्रोग्राम की एंडिंग की तरफ जाऊं, और शर्जील साहब के लिए एक सवाल है मेरे पास, लेकिन प्राचा साहब आपने रिस्पॉन्ड करना है। शर्जील साहब ने कहा था कि आज कराची की सूरत हाल में आप भी जिम्मेदार हैं, तो आइंदा आप जब आएंगे मैंडेट लेके तो असले कल्चर दोबारा तो नहीं लेंगे? प्राचा साहब अगर उनकी बात सही है। इनाम साहब देखिए, मेरा ख्याल है शर्जील साहब पढ़े लिखे आदमी हैं, इंसाफ से बात करनी चाहिए। ये 40 साल पहले 70 की दहाई की बात कर रहे हैं और असला नहीं था, असले वालों का हमने मुकाबला किया था और हमारे आदमी शहीद होते रहे हैं इस सारे अरसे में। यानी ये 40 साल के अंदर हमने लाशें उठाई हैं, तालिब इल्मों की भी उठाई हैं, अपने
MPA और अपने बड़े मुअज़्ज़ज़ हमारे जो हैं डॉक्टर परवेज हैं, असलम मुजाहिद हैं, लुकमान बेग हैं, बड़े बड़े अपने लीडरों की उठाई हैं। इसलिए ये बात करना, आपने 10,800 जो अफराद गिरफ्तार किए हैं या आपने जो असला बरामद किया है उसमें कौन सा जमात इस्लामी का है और कौन सा उसमें है जो है आदमी हमारा है। देखिए बात जो है आपको भी पता है कौन है, असला किन के पास है, कराची आग और बारूद के हवाले किसने किया है, लाशें कौन दे रहा है। इसलिए ये बात को सिर्फ तवज्जो हटाने के लिए आखिरी सवाल है, आपके भी इल्म में है कि जमात इस्लामी किसी सूरत भी हमारा अगर होता तो आज तक हम पर केस होते। आप बताएं कितने हमारे ऊपर केस हुए हैं। अच्छा शर्जील साहब एक बात बताइए कि जमात इस्लामी अपने आप को पेश कर रही है कि हमने किए कुछ नहीं और आप जानते हैं मुजरिम कौन है। शाही सैयद साहब कह रहे हैं जी मैं तो कोई भत्ता लिया नहीं और मेरे घर से ऑपरेशन शुरू करे अगर असला है। तो ये दोनों पार्टियों को एक तो आप चेक कर लें और उसके बाद फिर बेसिकली मुजरिम हैं कौन, अगर इन दोनों की बात, ये दोनों इतने सच्चे हैं तो। शर्जील साहब आप गवर्नमेंट में हैं जी। कामरान साहब पहली बात है कि मैं कभी भी एक संजीदा गुफ्तगू को पॉइंट स्कोरिंग पे नहीं लेके जाता जी। फरीद पराचा साहब को मैं फिर दोबारा कह दूं, मैंने ये कभी नहीं कहा कि अभी कोई जमात इस्लामी कर रही है। अभी की जमात इस्लामी मैं कोई ब्लेम नहीं लगा रहा और नहीं लगाना चाहता हूं, लेकिन मैंने जो एक शुरुआत की जो बात की थी कराची की, उस बात पर मैं अभी भी कायम हूं कि जनरल ज़ियाउल-हक के दौर में ही सारी शुरुआत हुई। ठीक है। और उस वक्त सबसे ज्यादा उस वक्त कराची में सिर्फ एक पीपल्स पार्टी होती थी, दूसरी जमात इस्लामी होती थी और कोई पार्टी का वजूद भी नहीं था। तो मैंने उस तारीख के जो है पस मंजर से वो बात की थी। दूसरी बात है कि अभी मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि जमात इस्लामी की अभी तक इस तरह की कोई कंप्लेंट या इस तरह की शाही सैयद साहब ने जो ऑपरेशन की ऑफर की उसको एक्सेप्ट कर ले यार, कुछ तो करें कराची के लिए। शर्जील साहब देखें बात, शाही सैयद साहब हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं। रिक्वेस्ट मेरी ये है कि ये शाही सैयद साहब खुद बताएंगे कि टारगेटेड एक्शंस में पुलिस ने टेररिस्ट गिरफ्तार किए या नहीं किए, या जो आपके नुमाइंदे बैठे थे या और दोस्त हैं, मतलब ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। ये नहीं है कि गवर्नमेंट जो चुप करके बैठी है। और मैंने आपको जिस तरह पहले कहा कामरान साहब, सबसे ज्यादा तो उन लोग जिन घरों में लाशें पहुंच रही हैं, जिन घरों में शौदा लोग पहुंच रहे हैं, उस घर में कौराम है। तो उसके बाद अगर सेकंड नंबर पर किसको अगर सूट नहीं करता तो वो गवर्नमेंट है। और चूंकि गवर्नमेंट हमारी है इस वक्त, तो हमें ये कतन सूट नहीं करता कि इस तरह के। शर्जील साहब पॉइंट आ गया आपका, ये चीजें और जी पॉइंट आ गया आपका सर, थैंक यू। मैं समझता हूं कि किसी भी मुतशद्दिद ग्रुप को, खा वो नस्लियाती है, खा वो फिरका वाराना है, तशद्दुद के इस्तेमाल को मुकम्मल रोका जाए जी। दूसरा, फिरका वरस पार्टियों को बैन किया जाए और मौसदी को बैन किया जाए, फिरका परस्त लिटरेचर बैन किया जाए और इस नफरत फैलाने की सियासत को रोका जाए। ठीक है। और मैं इन तमाम पार्टियों जो सिंध में सियासत कर रही हैं, इन्हें वार्निंग देता हूं कि अगर इन्होंने न किया ये और ये अपनी ही नस्लियाती सियासत करते रहे तो ये भी फारिग हो जाएंगी। ठीक है, ये वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। इम्तियाज आलम साहब बहुत शुक्रिया, बाकी पैनल्स का शुक्रिया। कराची या इस तरह के जितने वाक़यात में प्रोग्राम करते हुए जो एंड पे पहुंचता हूँ उसके बाद दोबारा मायूसी होती है कि उस प्रोग्राम से मुझे मिला कुछ नहीं होता। इन सो फार एज ऑप्टिमिज्म इज कंसर्न कि शायद कोई लीडरशिप ऐसी आए जो सारे मसाइल को अगले 10 साल में भी ठीक कर दे। ये बड़ा मुश्किल लग रहा है पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात जितने बिगड़ चुके हैं। मुझे नेक्स्ट टाइम तक इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए।